मनोचिकित्सा और तंत्र का विज्ञान दोनों क्षेत्र मस्तिष्क से संबंधित हैं, लेकिन वो चिकित्सा के बहुत अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनमें दिन प्रतिदिन की बहुत भिन्न भूमिकाएं भी शामिल होती हैं। ये सच है कि दोनों क्षेत्रों के बीच कुछ ओवरलैप है, लेकिन जब इन दोनों के बीच का अंतर समझना होता है तो परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। आज इसी बात पर बातचीत करेंगे और इस पर प्रकाश डालने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता। देखिए, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दोनों में डिफरेंस तो बहुत है। जो समस्याएं व्यक्ति के मानसिक स्तर पर होती हैं, जैसे कि उनकी भावनाओं से और उनकी सोच, और इन दोनों के चलते उनके अगर परसेप्शन में, मतलब उनकी संवेदना में या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, तो ज़्यादातर इन समस्याओं को हम लोग मानसिक समस्याएं कहते हैं, मानसिक बीमारियां कहते हैं। कैसे इसको समझते हैं? जो हमारा मन है या हमारा मन का संचालन है, वो भी हमारे ब्रेन से ही होता है। तो कहीं ना कहीं इनके सारे कारण हमारे ब्रेन में होते हैं। ये अलग बात है कि हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे फंक्शनल एमआरआई हो गया या न्यूरोकॉग्निटिव टेस्ट हो गए या और एडवांस रेडियो डायग्नोस्टिक जो स्कैन्स हैं, उससे हमें कुछ इनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी हम उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते। क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि हाथ सेंसेशंस में प्रॉब्लम आना, जैसे कि हाथ पांव सुन्न हो जाना, या हाथ से टच का फील या टेम्परेचर या पेन, इनमें कोई दिक्कत आना या इनका बढ़ जाना, हाथ पैरों में ताकत में कमी लगना, जैसे पावर में कमी आ जाना, सब कुछ सही लग रहा है लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहे हैं या पैर से चल नहीं पा रहे हैं, या कमजोरी आ जाना या पैरालिसिस हो जाना। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे ब्रेन में कोई लीजन हो जाना या कोई एक तरह से कहें कोई घाव या किसी तरह का कोई एबनॉर्मल संरचना का बन जाना ब्रेन में, और ब्रेन में किसी भी तरह का लीजन होना या ट्रॉमा होना, ब्लीडिंग होना या किसी भी तरह का मास बन जाना। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में सीजर डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जैसे कि मिर्गी या एपिलेप्सी जिसे कहते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे कि पेन से जुड़ी हुई, न्यूरॉन से जुड़ी हुई या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि अलग तरह का सेंसेशन होना बॉडी में, पेन होना। तो और फिर कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जैसे कि दोनों ही कैटेगरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी आते हैं और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में भी आते हैं। इनफैक्ट कहिए तो इन कुछ डिसऑर्डर्स का हम लोग मिलजुल कर इलाज करते हैं। जैसे कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, उदाहरण से भी समझिए। हमारे ब्रेन में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी वजह से हमें चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, हमारे सेंसेशन में, सूंघने में, फील करने में दिक्कतें हो सकती हैं, आवाज़ सुनने में, आंखों से दिखाई देने में। ये सारे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं में आ सकते हैं। लेकिन अगर इन सब समस्या ये नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, न्यूरोलॉजिकल चेकअप पर नहीं समझ में आ रही है, तो ज़्यादातर समस्याएं फिर मानसिक स्तर पर होती हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल स्तर पर होती हैं। इसको एक उदाहरण मैं ज़्यादातर मरीजों में देता हूँ कि कंप्यूटर का जैसे हार्डवेयर होता है, अगर हार्डवेयर की समस्या है तो उसको हम लोग शरीर मानते हैं, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कुछ गड़बड़ है तो उसे हम साइकी की समस्या समझते हैं। समाज में फैलानी होगी जागरूकता। कन्फ्यूजन का तो एक ही है कि जितनी अवेयरनेस इंक्रीज की जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट इसके बारे में जनता को मैसेज दें कि किस तरह की बीमारियां न्यूरोलॉजिकल हैं और किस तरह की बीमारियां साइकोलॉजिकल हैं, या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसको, मनोनैदानिक स्तर पर उनको डायग्नोस किया जा सकता है। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि मन का दुखी होना या मन का विचलित होना या मन बहुत
ज़्यादा खुश हो गया अचानक से, और वो व्यवहार लंबे समय तक बना हुआ है। मन के बदलाव ऐसे हों जिसकी वजह से व्यक्ति या उसके परिवार वालों को या उसके आसपास के रहने वालों को दिक्कतें महसूस करनी पड़े, जैसे कि व्यक्ति के काम पे फ़र्क पड़े या पढ़ाई पे फ़र्क पड़े, व्यक्ति के एक दूसरे के साथ संबंधों पर फ़र्क पड़े, या कोई फिज़िकल नुकसान हो, जैसे संपत्ति का नुकसान हो, आय का नुकसान हो, किसी के ऊपर अटैक हो या किसी के जान को खतरा हो, अगर वो व्यवहार से हो रहा है, या किसी के अंदर सोच में गंभीर परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे कुछ ऐसी बातें जो लोगों को सामान्य नहीं लग रही हों, तो ऐसी समस्याएं। फिर कई बार व्यवहार में परिवर्तन इस तरह से आता है जो कि धीरे धीरे शुरू होता है। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति जानबूझ करके कर रहा है। ऐसी चीज़ें भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर जांच होनी चाहिए। या फिर सामाजिक स्तर से उत्पन्न है, जैसे कोई स्ट्रेस या कोई बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, उसकी वजह से उसके मनोभाव पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है, या व्यक्ति का अपने सोचने के तौर तरीके में कुछ बदलाव आया है। तो इन सब सारे कारणों में मानसिक जांच होनी चाहिए। कुछ और उदाहरण भी जान लीजिए। प्रेजेंट करती हैं शारीरिक लक्षणों से, लेकिन उसका कारण जो होता है वो मानसिक होता है। जैसे कि लकवा मार जाना, कई बार ऐसा होता है कि पैरालिसिस हो गई है और सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, या बहुत सारी जांचें हुई, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार ऐसी समस्याएं भी मानसिक समस्याएं होती हैं, जिसे हम लोग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। फिर बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें जैसे कमर में दर्द होना, शरीर में तरह तरह के दर्द होना, और कई बार उल्टियां भी आना, ऐसी समस्या, हिचकियां आना। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें सभी जांचें होने के बाद, जैसे आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, आपने एमडी फिजिशियन को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, सबने इन समस्याओं को देखा और इसमें कुछ नहीं निकला। तो कई बार ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनको हम लोग मनोदैहिक समस्याएं बोलते हैं या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है पागल है, या इस तरह के लोगों के अंदर अवधारणा होती है कि हमारा लोग इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं जिसके वजह से लोगों के अंदर काफ़ी हिचक आती है क्लिनिक्स में आने के लिए। तो इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठ करके किसी भी तरह की समस्याएं अगर हैं, अगर वो मनोदैहिक भी हैं, तो भी उसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, या किसी भी परिवार का, व्यक्ति का, समाज का, उसमें कोई दोष नहीं है। उसका इलाज है, उसके प्रॉपर तौर तरीके हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आरोग्य इंडिया।